हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। एक्जिया आईएएस एकेडमी की तरफ से आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि हमारा जो आज रिपब्लिक डे है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस के आइडियल को रिप्रेजेंट करता है, ये सभी जो आइडियल्स है, जो फाउंडेशनल वैल्यू है, वो सभी हमें अपने मन में हमेशा के लिए इनकलकेट करने होंगे। उन वैल्यू को प्रिजर्व करना होगा, उन वैल्यू को हमारे जो लाइफ है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, उसमें अप्लाई करना होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। ओके, तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग रिपब्लिक डे। ओके, तो द पैरेड दैट अनाउंस्ड द बर्थ ऑफ द रिपब्लिक। तो कैसे जो पहला पैरेड था वो शुरू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ओके, और वो जो पैरेड था वो आपका हेल्ड किया गया था एट अरविंद एम्पी थिएटर। नाउ इसका नाम चेंज कर दिया गया मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नियर इंडिया गेट दिल्ली। ओके, तो उसमें हम ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। जो प्रेसिडेंट थे, हमारे पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी वाज शॉन इन एट दरबार। तो वहाँ पे उनका शपथ ग्रहण करवाया गया था उसी दिन। उसके बाद आपका जो भी चीफ गेस्ट थे उस समय में, ओके, हमारे जो भी पहला जो रिपब्लिक डे था उसका चीफ गेस्ट थे प्रेसिडेंट सुकार्नो फ्रॉम इंडोनेशिया। ओके, तो इससे क्या होता है, हमें इंडोनेशिया के साथ हमारा जो भी हिस्टोरिकल टाई है सिंस इंडिपेंडेंस। ओके, जैसे कि इंडोनेशिया ने 1945 में इंडिपेंडेंस अचीव किया, हमने 1947 में अचीव किया, और तभी से हमने कैसे नाम में जो नॉन अलाइन मूवमेंट था उसमें कैसे हमने कोलाबोरेटली काम किया। ओके, और अभी जो हमारा जर्नी है वो कैसा है, तो ये सभी चीजें हमें सीखनी जरूरी हो जाती है। ओके, तो अभी जो आपका पैरेड है वो होता है कर्तव्य पथ में, जिसको फॉर्मरली राजपथ नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, तो कैसे इसमें सारा इवोल्यूशन दिखाया गया है कि जैसे पहले जब रिपब्लिक डे मनाया गया था 1950 को, तब रिपब्लिक डे का जो भी आयोजन होता था वो कैसा था, और आज का जो आयोजन है उसमें क्या डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस इसमें दिखाए गए हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट पैरेड, ओके, तो उसमें कितने लोग शामिल थे। ओके, कौन कौन सी वहाँ पे आयोजन थी। फिर ट्रांजिशन टू राजपथ, कैसे राजपथ में लाया गया 1951 से, जो वेन्यू है उसको शिफ्ट किया गया। ओके, और रिपब्लिक डे बिकम अ डिस्प्ले ऑफ इंडियाज मिलिट्री माइट। तो उसके साथ क्या हुआ, इंडिया का जो मिलिट्री माइट था वो भी दिखाना शुरू कर दिया गया 1951 से। और अभी हम देख सकते हैं कि आज के दिन में भी क्या होता है, हमारा जो भी मिलिट्री माइट होता है, ओके, हमारा जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, फिर हमारा जो वाइब्रेंट कल्चर है, ओके, उन सभी चीजों को क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें यही चीजें दिखाई गई है कि कितने एडिशंस हुए हैं। हमारा जो पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था 1950 में, और आज का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है 76th रिपब्लिक डे, तो उसमें कौन कौन सी चेंजेस आई है समय के साथ, तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें से आप क्या है, बहुत सारे आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज आप ये भी जान सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद द पैरेड टुडे बैलेंसेस कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, तो कल्चर भी दिखाया जाता है, बहुत सारे स्टेट्स के जो भी डिफरेंट कल्चरल झांकीज होती है वो प्रेजेंट की जाती है। ओके, मिलिट्री एडवांसमेंट शो किया जाता है, टेक्नोलॉजिकल जो हमारा डेवलपमेंट है उसको भी शो किया जाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं रिपब्लिक डे का सिग्निफिकेंस क्या है। तो रिपब्लिक डे का पहला सिग्निफिकेंस ये है कि रिपब्लिक डे मार्क करता है इंडिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, कि कैसे हम सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने। तो उस दिन हम क्या करते हैं, आज के दिन हम इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, अ डे टू रीअफर्म कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, तो हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है उसको हम आज के दिन क्या करते हैं, एक डे हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं और सभी वैल्यूज को रीअफर्म करते हैं। जैसे कि हमारा वैल्यू है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन किया गया है। तो इसी के साथ में और एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले हमने और एक आर्टिकल देखा था। उस आर्टिकल में हमने ये देखा था कि हमें हमारा जो भी फॉर्मल सेलिब्रेशन होता है 26 जनवरी को, वो तो जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ ही हमें हर दिन
जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उसको भी एडहेयर करके चलना है, उसको अपने अंदर इम्बाइब करना है। इसको सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन बना के नहीं रखना है। एक दिन का सेलिब्रेशन हमें साल भर में जरूरी है, लेकिन इसके साथ हमें ये भी ध्यान में रख के चलना है कि हमें ये जो भी आइडियल्स है, जो भी वैल्यूज है, वो अपने अंदर इनकलकेट करने हैं और अप्लाई करना है हमारे देश में। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अ सेलिब्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, शोकस करता है वेराइड कल्चर्स को, लैंग्वेजेस को। ओके, फिर डिफरेंस झांकी प्रस्तुत की जाती है। ओके, इसमें हमें एक फीलिंग आता है नेशनल इंटीग्रेशन का। ओके, तो ये फीलिंग जो नेशनल इंटीग्रेशन का आता है, ये हमारे मन में हमेशा ही रहना चाहिए। ओके, मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ जो ऑलरेडी बताया है, ये सभी डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। फिर स्पेस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, साइंटिफिक इनोवेशन, इन सभी चीजों को क्या किया जाता है, हम देखते हैं हर साल डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। इससे हम ये दिखाना चाहते हैं पूरे देशवासियों को, उसके साथ पूरे विश्व को, कि हम कितने एडवांस हो रहे हैं। ओके, या फिर हमने कितनी अचीवमेंट्स हासिल हासिल की है। नेक्स्ट है डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल रिलेशन। ओके, तो हम लोग क्या है, रिपब्लिक डे के दिन जो हमारा डिप्लोमेसी है उसमें भी हम क्या करते हैं, एक इम्पैक्ट डालते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जो भी फॉरेन डिग्निटरीज है, ओके, हम देखते हैं हर रिपब्लिक डे में कोई ना कोई हमारा चीफ गेस्ट होता है। तो इस बार भी हमारे चीफ गेस्ट के तौर पे इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है वो आए हुए हैं। ओके, तो इनके बारे में भी जो भी डेवलपमेंट है वो देखा जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चेंजेस ओवर टाइम, तो क्या क्या चेंजेस है मैंने आपको बताया ही है, वही चेंजेस इसमें मेंशन किया गया है। तो कंटेम्पररी पुराने अर्लियर डेज में क्या था, इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर होता था। ओके, विथ मिनिमल सिक्योरिटी रहता था, पब्लिक पार्टिसिपेशन हाई होती थी, फ्री मूवमेंट होता था। ओके, इसमें ये भी मेंशन किया कि जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनका एक पर्सनल टच था। ओके, इंटरैक्ट करते थे फ्रीली विथ चिल्ड्रन, विथ द क्राउड। ओके, तो आज के समय पे क्या है, ये बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हो जाते हैं। ओके, उस समय सिक्योरिटी कंसर्न थोड़ा कम था। तो कंटेम्परेरी एरा में आप देख सकते हैं कि आपका हाई टेक लाइव टेलीकास्ट होता है, लोग घर से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं वर्चुअली। ओके, उसके बाद आप जो फॉर्मलाइजेशन है इसका अब पहले की तुलना में बढ़ गया है। उसके बाद सिक्योरिटी भी क्या है, बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ बुलेट प्रूफ एनक्लोजर्स, वीवीआईपी को प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सभी चीजें क्या है, एक्चुअली जरूरी भी हो जाती है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये सभी चीजें पब्लिक का पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्ट करने के लिए लगाई गई है। ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं इसीलिए ली गई है कि आज का जो मॉडर्न एरा है उसमें जो सिक्योरिटी डायनामिक्स है पुराने समय के तुलना में ये चेंज हो गया है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इश्यूज एंड चैलेंजेस। तो क्या क्या चैलेंजेस देखे गए हैं, ये जो ओवर द टाइम चेंजेस देखा गया है सेलिब्रेशन में। तो इसमें पहला चैलेंज हो गया आपका एक्सेसिबिलिटी का चैलेंज, हमें देखा जाता है कि ज्यादा फॉर्मलाइजेशन हो गया, लिमिटेड पब्लिक एक्सेस है। ओके, पब्लिक एंगेजमेंट क्या है, कम है कंपेयर टू द पास्ट सेलिब्रेशंस। ओके, फिर ओवर एम्फेसिस ऑन मिलिट्री डिस्प्ले, तो मिलिट्री डिस्प्ले ओवर एम्फेसिस किया गया है। ये बाय जो सम क्रिटिक है, तो ये क्रिटिक आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो मिलिट्री डिस्प्ले है उसमें ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, जबकि जो हमारा सिविल और कल्चरल कंट्रीब्यूशन है उसको ज्यादा आपका डिस्प्ले किया जाना चाहिए। ओके, तो ये उनका व्यू है, तो उन्होंने ये रखा है। ओके, ऑथर का व्यू है ये। तो थर्ड, एनवायरमेंटल एंड लॉजिस्टिकल कंसर्न्स भी देखे गए हैं कि आपका क्या होता है, जिस रास्ते में कर्तव्य पथ में जब ये सेलिब्रेशंस आयोजन किया जाता है तो उसके लिए क्या होता है, बहुत पहले से ही जो रोड से उनको ब्लॉक करना पड़ता है। ओके, तो इसमें क्या है होते हैं, लोगों को थोड़ी सी दुविधा होती है। ओके, रिहर्सल करना पड़ता है पैरेड के लिए। ओके, तो इन सभी चीजों के लिए थोड़ी दुविधा होती है, लेकिन साल भर में एक सेलिब्रेशन है तो इतना तो होता ही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है अबाउट रिपब्लिक डे। ओके, तो कल भी हमने देखे कि जो भी टॉपिक थे वो रिपब्लिक डे से ही जुड़े हुए थे। तो जैसे कि अभी 2-3 दिन में यही टॉपिक हमें देखने को मिलेंगी, और इन टॉपिक का जो रेलेवेंस है वो भी बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि इन टॉपिक में से हमें बहुत सारी एस्पेक्ट्स सीखने को मिलेंगी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, आपका जो नॉलेज है वो भी इनहेंस होगा। तो द रिपब्लिक्स जर्नी सो फार, द जर्नी अहेड, तो अभी तक का हमारा जर्नी कैसा रहा और आगे कैसा होगा, तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं।
क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हमारे 75 ईयर्स ऑफ इंडिया रिपब्लिक में। तो कैसे हमने डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन किया, ओके, कैसे हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बने, जिसमें रेगुलर एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन से लेके आज तक, ओके, कैसे इलेक्शन कमीशन का एक रोल रहा है, ओके, फिर कैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो हमने इंश्योर किया, ओके, फिर रेजिलियंस अगेंस्ट अनडेमोक्रेटिक टेंडेंसीज, जैसे इमरजेंसी आया था 75 से लेके 77 में, जो नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था, उसके बाद भी हमारे देश में क्या हुआ, डेमोक्रेसी सस्टेन किया, और हमारी जो डेमोक्रेसी है वो वॉर भी स्ट्रांग बन के उभर के आई, ओके, फिर जो फेडरलिज्म है वो भी क्या किया गया, डिपेंड किया गया, ओके, और गहराई उसमें देखा गया, कैसे, थ्रो पंचायती राज जो आपका 1992 में लाया गया, ओके, फिर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एस्पिरेशंस आप देख सकते हैं कि हम एक लो इनकम कंट्री थे, ओके, उससे हम अभी क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और मेजर ग्रोइंग नेशन कहलाते हैं विश्व की अलग अर्थनीति की या फिर अलग देश की तुलना में, ओके, तो हमारा जो जीडीपी का टारगेट है अभी बहुत ज्यादा एम्बिशियस हमने बनाया है कि बाय 2047, जब तक हमारे 100 साल हो जाएंगे आजादी के, तब तक हम कितना अचीव कर लेंगे, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करने की हम एस्पिरेशंस रखते हैं, ओके, फिर डिफरेंट सेक्टर्स लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ओके, स्पेस रिसर्च में, फार्मास्यूटिकल्स में हम लीड कर रहे हैं आज के समय पे, फिर इंडिया का सेल्फ सफिशिएंसी देखा जाता है एग्रीकल्चर में, कहाँ एक समय हम क्या थे, फूड इंपोर्ट करते थे, फूड का क्राइसिस था, ओके, जो हम 1960 टू 70 का अगर डेकेड देखे तो उसके बाद कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, ओके, उसके बाद हम कैसे फूड सिक्योरिटी पा पाए, और आज के डेट में हम क्या है, आपके फूड एक्सपोर्टर बन चुके हैं, ओके, फिर देखिए अलग जो विजनरी प्रोजेक्ट्स है, जैसे डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, तो वो कैसे हमारा ग्रोथ और इनोवेशन को आगे बढ़ा रहा है, फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखे गए हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन में आप चंद्रयान, गगनयान जो आने वाला है, ओके, इन सभी चीजों में हम अपना डेवलपमेंट देख सकते हैं कि हम कैसे साइंटिफिक प्रोग्रेस प्राप्त कर रहे हैं, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में डिजिटल सॉल्यूशंस हम ला रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए, गवर्नेंस के लिए, हेल्थ केयर के लिए, ओके, फिर स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर वेदर फोरकास्टिंग ला रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, उससे वल्नरेबल कम्युनिटी को हम हेल्प कर पा रहे हैं, ओके, फिर हेल्थ केयर में भी क्या है, रेजिलियंस देखा गया है कि कैसे हमने जो कोविड-19 था उसको टेकल किया, फिर इंडिजीनियस वैक्सीन हमने डेवलप किया, कोवैक्सीन, ओके, फिर आयुष्मान भारत जैसे स्कीम लेके आए जिसमें हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमारे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं भारतमाला, सागरमाला, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ओके, इसी के साथ ही जो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान है वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग रूरल एंड बॉर्डर एरियाज, ओके, फिर हम कैसे सॉफ्ट पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं, ओके, सो इंडियाज लीडरशिप इन फोरम्स लाइक G20 में आप हमारा लीडरशिप देख सकते हैं, ब्रिक्स में देख सकते हैं, फिर आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म में भी देख सकते हैं, ओके, कैसे हम साउथ साउथ कोऑपरेशन इंश्योर कर रहे हैं, कैसे हमारा जो ग्लोबल लेवल पे हमारा जो स्थिति है वो कैसे और ऊंचा हो रहा है, वो आप देख सकते हैं, कल्चरल डिप्लोमेसी में हम आपका जो योगा है, बॉलीवुड है, वो हमारा सॉफ्ट डिप्लोमेसी को प्रमोट करता है, ओके, तो ये सभी चीजें क्या है, आप देख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है, ओके, मेंस के लिए हो या फिर आपका प्री के लिए हो, इंटरव्यू के लिए हो, सभी चीजों में ये सभी चीजें काम आएंगी, तो इसमें पूरा अचीवमेंट का निचोड़ रख दिया गया है, ओके, तो चलिए आगे देखते हैं चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन रिपब्लिक। तो हमने यहाँ पे जो भी अचीवमेंट्स है वो तो हमने देखे हैं, तो हमें अभी क्या करना है, चैलेंजेस को भी देखना है, क्योंकि जो भी अचीवमेंट्स है उसको और बूस्ट करने के लिए जो भी चैलेंजेस है उसको क्या करना पड़ेगा, टेकल करना पड़ेगा, ओके, तो चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन रिपब्लिक, तो डेमोक्रेटिक एंड इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन देखा जा रहा है अभी के समय में, ओके, इरोजन ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट देखा जा रहा है, जैसे जो पोलराइजेशन है वो बढ़ रहा है, हेट स्पीच देखे जा रहे हैं, ओके, कम्युनिटी के बीच जो एक कोहिजन है वो खराब हो रहा है, ओके, फिर मेजोरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है,
जो अंडरमाइन कर रहा है प्लूरलिज्म को एंड सेकुलरिज्म के आइडियल को। ओके, फिर आपका करप्शन एंड इनइक्वालिटी देखा जा रहा है, वेल्थ का कंसंट्रेशन हो रहा है फ्यू पीपल के पास। ओके, फिर आपका करप्शन है इन पब्लिक लाइफ, जो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी है वो कम देखा जा रहा है। ओके, फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस भी देखे जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसमें आप वायलेंस एंड इनइक्वालिटी भी आप देख रहे हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, माइनॉरिटीज, मार्जिनलाइज ग्रुप। ओके, ये क्या कर रहा है, जो हमारा सोशल कोहिजन है, ओके, उसको खराब कर रहा है। परसिस्टेंट कास्ट बेस्ड, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज देखे जा रहे हैं, जो हमारा जो ट्रू सोशल जस्टिस है वो हमें अचीव करने में बाधा डाल रहा है। तो जस्टिस क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू है जो हम प्रियम्बल से प्राप्त करते हैं। तो इन सभी चीजों को हमें क्या करना होगा, हमारे देश में ठीक करना होगा। जो भी ये प्रॉब्लम्स है, इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है, ओके, मार्जिनलाइजेशन है, ये सभी चीजों को ठीक करना होगा। फिर इलेक्टोरल मैनिपुलेशंस देखा जा रहा है, वोटर मैनिपुलेशन। ओके, सोशल मीडिया में डिसइंफॉर्मेशंस बहुत सारे फैल रहे हैं। ओके, जो हमारे इलेक्शंस के जो सैंक्टिटी है उसको वायलेट कर रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, द वे फॉरवर्ड बिल्डिंग अ रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव रिपब्लिक। तो कैसे एक इंक्लूसिव रिपब्लिक बना सकते हैं हम। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनको स्ट्रेंथन करना होगा, रीस्टोर करना होगा ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस। ओके, जो पब्लिक आज अपना ट्रस्ट, अपना फेथ जो लूज कर रही है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे, उसको हमें ठीक करना होगा। ओके, ट्रांसपेरेंसी लाना होगा, अकाउंटेबिलिटी लाना होगा। ओके, जो सिविक एजुकेशन है, लोगों का सिविक सेंस क्या है उसको भी डेवलप करना होगा। उसके लिए हमें उन लोगों को प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा। ओके, ताकि वो इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन ले सके। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंश्योर करना होगा, स्पेशली जो लोग पिछड़े हैं, जो पीछे छूट गए हैं। ओके, किसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जैसे आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इनकम हो गया, उसमें। ओके, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें इंश्योर करना होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें क्या करना होगा, हमारा जो ग्रोथ है उसको एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन के साथ रखना होगा, बैलेंस करना होगा। ओके, फिर आगे है रिवाइटलाइजिंग पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस। ओके, तो एक कल्चर ऑफ सिविलिटी हमें प्रमोट करना होगा, जिसमें क्या होगा, रेस्पेक्टफुल डिबेट होगा, हेटफुल डिबेट नहीं होगा, रेस्पेक्टफुल डिबेट होगा। डिबेट होना बुरी बात नहीं है। ओके, डिबेट होता है तो हमें क्या होता है, नए आइडियाज मिलते हैं, नए सोल्यूशंस मिलते हैं, तो वो जरूरी है। लेकिन हेटफुल डिबेट, ओके, डिसरेस्पेक्टफुल डिबेट नहीं होना चाहिए, वो हमारे देश के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ओके, फिर हम एआई ड्रिवन टूल यूज कर सकते हैं टू काउंटर फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन। ओके, फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमें और पाने होंगे, ताकि हम जो डिजिटल सोल्यूशन है वो ला सके हेल्थ केयर में। ओके, हेल्थ केयर में हम ई मेडिसिन, टेली मेडिसिन वो ला सके, ई एजुकेशन को और प्रमोट कर सके, एग्रीकल्चर को और प्रिसीजन फार्मिंग में तब्दील कर सके, ठीक है ना। फिर हम क्लीन एनर्जी में हमें इन्वेस्ट करना होगा, ताकि क्लाइमेट चेंज को हम रोक सके। ओके, फिर हमें ग्लोबल लीडरशिप के एंगल से देखा जाए तो जो भी फॉरम्स है, जैसे G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, ओके, आपका एशियन हो गया, सार्क भी है, तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स को यूज करके हमें क्या करना होगा, जो भी आपके मल्टीलैटरल प्रॉब्लम है, ग्लोबल इश्यूज है, उन सभी चीजों को, जैसे ग्लोबल इश्यूज में आप टेररिज्म है, ओके, एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, तो इन सभी चीजों को हम टेकल कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक बात करता है एन इम्पॉर्टेंट मॉर्निंग बिफोर फर्स्ट रिपब्लिक पैरेड। तो इसमें क्या है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जो हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे था, उस दिन मॉर्निंग से लेके शाम तक कैसे पूरा प्रिपरेशन हुआ था। ओके, सारे इवेंट कैसे कंडक्ट किए गए थे। ओके, तो ये क्या है, इंटरेस्टिंग है, आप इससे जान सकते हैं कि सारे जो भी उस समय में आपका सुबह से लेके शाम तक जो भी प्रोग्राम्स था वो कैसे स्टार्ट हुआ था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सुबह 9:45 को प्रेसिडेंट इलेक्ट राजेंद्र प्रसाद जी अपने जो रेसिडेंस थे वहां से निकल के अपने वेन्यू में गए थे। ओके, फिर राजा गोपालचारी जो हमारे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या किया था, रिपब्लिक प्रोक्लेम किया था इंडिया को। ओके, और नया जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनका नाम अनाउंस किया था। ओके, तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया था, आपका हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलवाया था। ओके, उनके कैबिनेट को ओथ दिलवाया था। तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। ओके, फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी ने क्या किया था, ओथ लिया था। ओके, अपना एलिजेंस जो निष्ठा है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, उसके लिए ओथ लिया था।
ओके, तो उसके बाद पैरेड कितने बजे स्टार्ट हुआ था, ओके, उसमें उसके बाद कैसे मिलिट्री जो अवार्ड्स थे उनको इंस्टीट्यूट किया गया था, ओके। तो इन सभी चीजों को इसमें क्या किया गया है, मेंशन किया गया है, ओके। तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इंडिया इंडोनेशिया स्ट्रेस पीस इन एशियन रीजन। तो ये हमने कल भी देखा था कि किस तरह से इंडिया और इंडोनेशिया दोनों देश आपस में बातचीत कर रहे हैं कि जो भी हमारा प्रॉब्लम है साउथ एशिया और आपके एशियन रीजन में, उसको कैसे टेकल किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग दोनों ही देश बायलैटरल डिस्कशन करने वाली है। तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, जो इंडिया और इंडोनेशिया का जो भी हिस्टोरिक कोलैबोरेशंस था, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 1955 बांडुंग कॉन्फ्रेंस इन इंडोनेशिया, वहां से लेके जो नाम का हमारा जर्नी था, ओके, 1961 में बेलग्रेड में जो पहला कॉन्फ्रेंस था, उसके बाद के जो भी डेवलपमेंट्स थे, उसमें दोनों देश ने कैसे कोलैबोरेट किया, ओके, वो आपके इकोनॉमी के फील्ड में हो, डिफेंस के फील्ड में हो, ओके, सभी चीजों को क्या किया गया है, इसमें मेंशन किया गया है, पास्ट को और प्लस जो भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है कि हम फ्यूचर में और कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, उन सभी चीजों को मेंशन किया गया है। तो कल जो हमने डिस्कशन किया था रिगार्डिंग कि म्यांमार में जो भी अनरेस्ट देखा गया है, उसको कैसे स्टेबलाइज करना है, क्योंकि म्यांमार का जो अनरेस्ट है वो साउथ एशिया एज वेल एज साउथ ईस्ट एशिया के नेशन को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। इसी के साथ जो चाइना का असर्टिवनेस है इंडो पैसिफिक रीजन में और साउथ चाइना सी में, उसको कैसे टेकल किया जाए, तो उस रिगार्डिंग भी क्या होगी, बहुत सारी चर्चाएं होंगी। तो ये क्या होता है, आपके जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो कैसे फोकस ऑन बायलैटरल कोऑपरेशन किया जाएगा, ओके, इसमें सभी मेंशन, जो भी बातें मैंने कही वो सभी इसमें मेंशन है कि कैसे कमिटमेंट टू पीस एंड सिक्योरिटी किया जाएगा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन साउथ ईस्ट एशियन एंड इंडो पैसिफिक रीजन, ओके। फिर आपका एक रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए एम्फसाइज किया जाएगा, ओके, एडहेरेंस टू द इंटरनेशनल लॉ को एडहर किया जाएगा, ओके। फिर हिस्टोरिक टाइज इसमें मेंशन किए गए हैं, कैसे इंडिया ने इंडोनेशिया को सपोर्ट किया था, फिर डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन कैसे होने वाले हैं और कैसे पास्ट में थे, वो सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए दोनों देश कैसे अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे, वो सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है, ओके। तो प्रेसिडेंट सुबियांटो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, जो अभी हाल फिलहाल में इंडिया में मौजूद है एज अ चीफ गेस्ट, ओके। तो सुबियांटो इनवाइटेड इंडियन बिजनेसमैन, तो इंडियन बिजनेसमैन को इनवाइट किया गया है ताकि वो इंडोनेशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के हेल्थ में आपका इन्वेस्टमेंट कर सके, ओके। फिर आपका नेक्स्ट देख सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया है, किसके रिगार्डिंग, हेल्थ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, फिर कल्चरल कोऑपरेशन को लेके, ओके, मेरीटाइम सेफ्टी को लेके। तो ये सभी चीजें आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आने वाले एग्जाम पे इस लाइन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ओके। कैसे रीजनल एंड ग्लोबल कोऑपरेशन को इंश्योर करना है, ओके। फिर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने एक्नॉलेज किया है इंडिया को अप्रिशिएट किया है, इंडिया का जो भी आपका कंट्रीब्यूशन था इंडोनेशिया के लिए, ओके। चलिए आगे देखते हैं, स्ट्रेंथन कल्चरल टाइज, तो कैसे जो भी कल्चरल टाइज है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उस पर और ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग साइमल्टेनियस पोल विल प्रिवेंट पॉलिसी पैरालिसिस, ओके। और इसी के साथ फॉर्मर सीजीआई अमंग 7 पद्मा विभूषण अवार्डीज। तो रिपब्लिक डे के दिन क्या किया जाता है, आपका जो भी पद्म भूषण, हमारा जो भी सिविलियन या फिर मिलिट्री अवार्ड है, उनका घोषणा किया जाता है। और सभी जो अवार्ड है उनको मार्च और अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, ओके। तो ये सभी चीजें क्या है, आपके फैक्चुअल पर्सपेक्टिव से और कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओके। तो चलिए देखते हैं की थीम्स एड्रेस्ड इन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू स्पीच। तो प्रेसिडेंट मुर्मू जी का जो भी स्पीच था उसमें कौन कौन सी चीजें एड्रेस की गई, ओके। तो ये सभी चीजें क्या है, अभी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूरी हो जाती है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। तो इसमें आपका इलेक्शन को सिंक्रोनाइज कर दिया गया तो क्या फायदा होगा, ओके, कौन कौन से बेनिफिट होंगे, तो ये आप सब समझ सकते ही हैं। जैसे ये कंसिस्टेंसी को प्रमोट करेगा गवर्नेंस में,
पॉलिसी पैरालिसिस को प्रिवेंट करेगा, ओके, जो रिसोर्स डाइवर्जन है उसको मिटिगेट करेगा, जो भी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है उसको क्या करेगा, कम करेगा। तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए। फिर इसके आपको क्या देखने हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो भी इसको समझना जरूरी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ओके। तो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आप देखिएगा, ओके। और प्रोबेबल क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इन फ्यूचर, वो भी इसमें दिया गया है। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी, डिस्कस इट्स फिजिबिलिटी एंड चैलेंजेस। तो कौन इसका फिजिबिलिटी कितना है और कौन कौन से चैलेंजेस है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए फिर अगला की थीम हम देखते हैं, रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज। तो नए लॉ लाए गए हैं और जो पुराने हमारे आईपीसी सीआरपीसी ओके एविडेंस एक्ट था उनको रिप्लेस किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये सभी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन की है कि ये जो भी चेंजेस लाए गए हैं हमारे क्रिमिनल लॉज में, ओके, तो उसमें फोकस किया जा रहा है जस्टिस डिलीवरी इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट, ओके। देन प्रायोरिटी टू एड्रेस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो वुमेन एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो भी क्राइम होते हैं उसको प्रायोरिटी में रखा गया है कि उसको कम करना होगा, ओके। फिर डीकोलोनाइजिंग किया जा रहा है जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्योंकि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट ये कॉलोनियल समय के ही डेवलपमेंट है, ओके। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर पूछा गया है। फिर प्रोबेबल मेन क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन इन फ्यूचर बन सकता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला थीम है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड वेलफेयर इनिशिएटिव, फोकस एरिया। तो कौन कौन से एरिया में फोकस रहेगा इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना होगा, ओके। उनको उनके डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव लेना होगा, लाइक स्कॉलरशिप देने होंगे, फेलोशिप देने होंगे, ओके। तो ये सभी चीजें हमें इंश्योर करनी होंगी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ओके। चलिए आगे देखते हैं। फिर हाउसिंग इंश्योर करना होगा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देना होगा सभी को, ओके। तो इसके रिगार्डिंग आप पास्ट ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ओके, यूपीएससी के लिहाज से भी और हमारे आसाम के स्टेट पीसीएस के लिहाज से भी, ओके। चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला थीम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन की हाइलाइट्स। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमें हासिल करना होगा ताकि हम जॉब क्रिएट कर सके, ओके। जॉब लेट हमारा ग्रोथ होना पड़ेगा, तो उसके लिए कौन कौन से हमें काम करने हैं, ओके। इसके रिगार्डिंग पास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं प्री एंड मेंस में, ये भी आपका इसमें मेंशन कर दिया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो भी थीम है इन थीम में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। वो आपका जीएस पेपर 1 2 3 तीनों में पूछे जा सकते हैं, इवन 4 में भी एथिकल डायलेमा रिलेटेड क्वेश्चन, ओके, पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं एजुकेशन सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन एंड अचीवमेंट्स। तो एजुकेशन सेक्टर में कैसे हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने हैं और कौन कौन से अचीवमेंट्स देखे गए हैं। तो क्वालिटी ऑफ लर्निंग में अभी इंप्रूवमेंट आया है हाल ही में, ओके। फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इन्हांस किया गया है, और इससे आप पास्ट ईयर क्वेश्चन और प्रोबेबल क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर स्पेस रिसर्च एंड स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में भी क्या देखे गए हैं, डिफरेंट अचीवमेंट्स देखे गए हैं। तो इसरो का अचीवमेंट आप देख ही सकते हैं, चंद्रयान हो, मंगलयान हो, या फिर जो हमारे एम्बिशियस आने वाले प्रोजेक्ट है, जैसे स्पेस स्टेशन बनाने वाला है इसरो भारत का, तो वो सभी चीजें आप समझ सकते हैं। फिर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं कौन से लाइन में पूछे गए। इसरो का रोल पूछा गया है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ओके। फिर इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑन प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो ये सभी चीजें भी आप देख सकते हैं, जैसे खेलो इंडिया खेलो है, फिट इंडिया मूवमेंट है, ईट राइट मूवमेंट है। तो इन सब चीजों को भी आप मेंशन कर सकते हैं कि कैसे ये स्पोर्टिंग एक्टिविटी में मदद करेंगे। और इसी के उपरांत भारत का क्या बजटरी एलोकेशन है, ओके, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क कर रहे हैं, ओके। ओलंपिक में हमारा कैसा अचीवमेंट्स रहा है, और जो भी अचीवमेंट कम है उसको कैसे और फर्दर इनहेंस किया जा सकता है। तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं एफर्ट्स टू डीकोलोनाइज पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ओके। तो कॉलोनियल लॉ रिप्लेस करने का क्या सिग्निफिकेंस है, ओके। और पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे एनालाइज हाउ कॉलोनियल लेगेसीज कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस गवर्नेंस इन इंडिया, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, इसी लाइन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, बीएनएस आ गया तो बीएनएस के सारे प्रोविजंस आपको नहीं पढ़ने होते हैं, वो लॉ के लिए है, ओके। लेकिन जो भी चेंजेस लाए गए हैं
वो कैसे मदद करेगा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कैसे और रोबस्ट बनाएगा, ओके, कैसे डीकोलोनाइज करेगा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, वो सभी चीजें हमें समझनी जरूरी है। क्योंकि कॉलोनियल पावर्स तो चले गए, लेकिन उनका जो सिस्टम था, ओके, फेयर हो अनफेयर हो, वो सभी चीजें हमारे देश में अभी भी मतलब सस्टेन कर रही है। तो उन सभी चीजों को हमें, जो भी कॉलोनियल इम्पैक्ट है, जो भी बुरे इम्पैक्ट है, उनको हमें हटाना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लिंकिंग विथ यूपीएससी एंड एपीएससी जनरल स्टडी पेपर, तो कैसे लिंकेजेस है वो सभी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, तो वन नेशन वन इलेक्शन, वेलफेयर इनिशिएटिव्स के बारे में, या फिर रोल ऑफ इंटरनेशनल कोलाबोरेशन। तो इन सभी चीजों में से ये क्या है, आपकी थीम है। ओके, सिलेबस के अंदर की थीम है। इन थीम में से आपको क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से जो फील्ड है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, और हमें पढ़ना कैसे होगा। ओके, फिर गुड गवर्नेंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जब तक गुड गवर्नेंस नहीं होगा आप इंक्लूसिविटी का एक्सपेक्ट नहीं रख सकते हैं। बैड गवर्नेंस हुआ तो जो भी पॉलिसी है वो क्या होगा, अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होगी। जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है उसका जो भी हमें सक्सेस मिलना है, अचीवमेंट लेना है, वो नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसीलिए क्या है, हमें गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, इसको एंश्योर करना होगा। इसी के साथ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर करना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या है, आपका एनवायरनमेंट को संजो के रखना होगा, प्रिजर्व करना होगा। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करना होगा ताकि जॉब क्रिएट किया जा सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा सके। तो ये सभी जो भी मुद्दे हैं, जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके बोल्ड कर दिया गया है, ये सभी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। आप अगर इन थीम को भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ओके, मोस्ट ऑफ द क्या 100% क्वेश्चन ही मेंस में आपको सॉल्व करना होगा, और प्रीलिम्स में भी आप बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो आपका जो कंसेप्ट बिल्डिंग है, जो नॉलेज एनहांसमेंट का प्रोसेस है, उसको आगे बढ़ाते रहिए, एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं उसी के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये टॉपिक मोस्टली आपका फैक्चुअल है, तो इसमें आप जो भी फैक्ट्स है वो देख सकते हैं। ओके, तो सारे फैक्ट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। जो भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन हमने ये इसीलिए बना दिया ताकि आप थोड़ा देख के समझ सके कि हमारा जो भी सेना है, उनको उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। ओके, तो उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन हर अवार्ड आपको याद रखना जरूरी नहीं है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप टेंशन ना ले, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि अवार्ड्स है और हमारे जो भी फोर्सेस है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर और हमारे चारों सीमा को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो भी पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी है, नेवी है, ओके, वो कैसे वर्क कर रही है, एयरफोर्स है, वो कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, उन चीजों को समझना जरूरी हो जाता है सिक्योरिटी के लिहाज से, जीएस पेपर 3 के लिहाज से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो वो सभी यहाँ पे क्या है, आपका चीजें मेंशन किया गया है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस रोल इन नेशनल इंटीग्रिटी कैसे है, ओके, चैलेंजेस इन इंसर्जेंसी प्रोन एरिया, तो आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखा जाता है आपके जो हमारा रेड कॉरिडोर एरिया है, ओके, जो ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और थोड़ा बहुत साउदर्न इंडिया में जो आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखा जाता है। ओके, तो उसको टेकल करने के लिए हमारे फोर्सेस कैसे इतना कंट्रीब्यूशन दे रही है, मेहनत कर रही है, ओके, सेक्रीफाइस कर रही है, वो आप इससे समझ सकते हैं। फिर काउंटर टेररिज्म जो भी ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर में लिए गए हैं, ओके, तो इसमें भी देखा जाता है कि हमारे फोर्सेस को बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती है, ओके, उनको शहादत देना पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं। मैनेजिंग क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, तो जो भी क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन देखा जाता है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, ओके, वो चाहे आपका बांग्लादेश से हो या म्यांमार से हो, ओके, तो ये सभी हम समझ सकते हैं। पॉलिसी इनिशिएटिव क्या लिया गया है फॉर सपोर्ट, जैसे ट्रेनिंग में इन्हांसमेंट लाया गया है, रिसोर्स सपोर्ट दिया गया है पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, ओके, वेलफेयर मेजर्स लिए गए हैं फॉर फैमिलीज, जो भी पर्सोनल जो शहीद हो जाते हैं उनकी फैमिली के लिए, ओके, बहुत सारे क्या है वेलफेयर मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कंपनसेशन देना, एजुकेशनल सपोर्ट देना, ओके, तो ये तो बहुत ही कम है उनके जो भी सेक्रीफाइस है उसके तुलना में, लेकिन वो जो सेक्रीफाइस कर चुके हैं तो उसके लिए अभी क्या है, उनके उनका जो फैमिली है वो अकेला पड़ जाता है। तो इस समय क्या है, गवर्नमेंट को उनका साथ देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए क्या किया गया है, ये सारे मेजर्स लिए गए हैं। ओके, फिर वे फॉरवर्ड में आप ये सभी चीजें देख सकते हैं। ओके, कि हमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देना है, इंटेलिजेंस नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ओके, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन लाना है,
फिर रिकॉग्निशन मैकेनिज्म को और स्ट्रॉन्ग करना है। जो भी हम रिकॉग्निशन देते हैं, अवार्ड्स देते हैं, ओके, हमारे शूरवीरों को, तो उसको और एक्सपैंड करना है। कैसे एक्सपैंड करना है? जैसे साइबर क्राइम मैनेज करने के लिए भी क्या है, बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, तो ये जो भी अवार्ड है उनको भी जाना चाहिए, उनके लिए भी एक्सटेंड किया जाना चाहिए। ओके, तो आज का जो मॉडर्न वारफेयर टेक्निक है, ओके, जो मॉडर्न सिक्योरिटी कंसर्न है, उसको उसके लिए क्या है, आपके साइबर क्राइम एक्सपर्ट भी जरूरी होते हैं। ओके, तो उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मेरिटोरियस सर्विस मेडल, ओके, पुलिस सर्विस में कितने मेडल दिए गए, फायर सर्विस में, ओके, होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस में कितने मेडल दिए गए, करेक्शनल सर्विस के लिए कितने मेडल्स दिए गए, वो सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो आपको ये ऐसे जस्ट मोटा मोटा समझना है, समझ गए ना? ये सभी मेडल्स आपको इतने टोटल इतने हैं, वो मेमोराइज नहीं करना है, ठीक है ना? बस एक कॉन्सेप्ट लेना है कि ऐसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। ओके, फोर्सेस रिकॉग्नाइज, तो आईटीबीपी को कौन सा रिकॉग्निशन मिला है, ओके, उनके काम कैसे हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशंस रहा है, कितने सेक्रीफाइसेस रहे हैं, वो इसमें मेंशन किया गया है। फिर बीएसएफ को कितने मेडल्स मिले हैं, ओके, वो सभी आप देख सकते हैं। फिर जेएनके पुलिस को कितने मेडल्स मिले हैं, वो सभी चीजें, और किन को मिले हैं, सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो इनका जो भी सेक्रीफाइस है, इनका जो भी स्टोरी है, वो आप लिख सकते हैं कि कैसे उन्होंने लीडरशिप दिया है फोर्सेस में, ओके, और कैसे सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो सभी चीजें हम क्या कर सकते हैं, लीडरशिप जो आता है, ओके, वो हमारा एथिक्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये सभी चीजें मेंशन कर सकते हैं। तो कैसे रेलेवेंट है टू जीएस पेपर्स, ओके, जीएस पेपर 3, जिसमें हमारा इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो कौन कौन से चैलेंजेस है, वो आपको जानना होता है। फिर रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म, ओके, जो जेएनके में है, फिर पंजाब में भी देखा गया था। ओके, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो आपका रेड कॉरिडोर एरिया में देखा जाता है। फिर इन नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसीज देखे जाते हैं, उसमें सिक्योरिटी फोर्स का कैसा रोल है, ये आपको समझना जरूरी हो जाता है। फिर बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस को कैसे मेंटेन किया गया है, ओके, तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं। ओके, तो बाकी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और कैसे प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं, वो इसमें मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। टू कीर्ति चक्रास, 14 सूर्य चक्रास, ओके, तो ये भी क्या है, अवार्ड के बारे में ही मेंशन किया गया है। तो जितने भी मेडल्स मिले हैं, तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, ये सारे मेडल्स आपको कौन से सेवा के लिए मिला, कितने मेडल मिले, वो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना जरूरी नहीं है। ओके, तो उस हिसाब से ही आप इन चीजों को पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नोटेबल साइटेशंस। मेजर मंजीत कुमार को कीर्ति चक्र मिला, ओके, तो ये सब भी आप देख सकते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। ओके, तो ये डिटेल्स इसमें दिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए आपका ये सिविलियन अवार्ड्स है, पद्मा अवार्ड्स किसको किसको दिए गए, वो भी इसमें मेंशन किया गया है। ओके, तो चलिए पद्मा अवार्ड्स के बारे में, ये क्या है, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इन इंडिया। तो कब इंस्टीट्यूट किया गया था इसको, ये सभी चीजें हमें जाननी जरूरी हो जाती है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, और फिर इसमें कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो ये कभी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, फिर ये सभी जिनको भी पद्मा अवार्ड्स मिले हैं, ओके, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मश्री, वो इसमें मेंशन किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका रेलेवेंस क्या है, अभी देखिए, जो भी लोगों को अवार्ड मिला है, वो तो किसी ना किसी कंट्रीब्यूशंस के लिए ही मिला होगा। ओके, तो उसके लिए क्या हो जाता है, अभी किसी का आर्ट में, किसी का कल्चर में, ओके, लैंग्वेज का डेवलपमेंट में, प्रिजर्वेशन में, सो सभी चीज में, या फिर सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए, ओके, या फिर आपका एग्रीकल्चर कुछ इनोवेटिव एक्टिविटीज के लिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो उस लिहाज से क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जो वो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट समझने जरूरी हो जाते हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कथक डांस के लिए, ओके, तो कैसे कल्चरल को प्रिजर्व कर रहा है ना, तो उनको जो भी जिन्होंने भी ये कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, कभी ये जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं, वो आपको प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है, और जो मेंस है उसमें आपको ये पूछा जाएगा कि कैसे कल्चर को प्रिजर्व किया जा सकता है, ठीक है ना, कैसे जो म्यूजिक है, लिटरेचर है, वो सॉफ्ट पावर को दिखा रहा है इंडिया के कल्चर का। ओके, फिर आप गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो इसमें आप
जो JS खेहर साहब को जो आपका अवार्ड मिला है। ओके, तो वो ट्रिपल तलाक का जजमेंट में क्या किए थे, आपका डिसेंट दिए थे। तो ये जो ट्रिपल तलाक का जजमेंट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, कि कैसे जो ट्रिपल तलाक का जजमेंट है, ये कैसे वुमेन राइट्स को प्रिजर्व करेगा। ठीक है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारी चीजें समझनी जरूरी होती है। तो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बातें समझनी जरूरी है, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ओके, फिर आप आगे देख सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है बाय एनआरआई फॉरेनर्स, क्योंकि एनआरआई फॉरेनर्स को भी पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इन फ्यूचर पूछ लिया जा सकता है कि एनआरआई का, ओके, या फिर फॉरेनर्स का हमारे कल्चर पे, हमारे इकोनॉमी पे क्या कंट्रीब्यूशन है। तभी आपको क्या करना पड़ सकता है, दो चार नाम मेंशन करना पड़ सकता है कि कैसे कंट्रीब्यूशन दिया गया है। ओके, और भारत ने कैसे उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया है, तो ये जरूरी हो जाता है। फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू में कंट्रीब्यूशन टू दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, ये जरूरी हो जाता है। ओके, और फिर एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी बताया था, लीडरशिप, करेज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इंडिविजुअल्स। ओके, तो वो चीजें क्या होती है, जरूरी हो जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मुर्मू लॉर्ड्स राइज इन नंबर ऑफ वुमेन कमिंग आउट टू वोट। तो ये जो आर्टिकल है स्पेशली ये वुमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ओके, कैसे वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है इंडियन सोसाइटी में, इंडिया के पॉलिटी में, इंडिया के इकोनॉमी में, उसके रिलेटेड है। स्पेशली ये कैसे जो वुमेन का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बढ़ रहा है, स्पेशली वोटिंग में बढ़ रहा है। ओके, उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो इसके साथ अभी क्या है, आपको वुमेन रिलेटेड जो भी अलग मुद्दे हैं वो भी आपको क्या है इसमें समेटने हैं। जैसे वुमेन का पार्टिसिपेशन पुलिस में, मिलिट्री में कैसे बढ़ रहा है। ओके, रिजर्वेशन पॉलिसीज कैसे वुमेन आपका पार्टिसिपेशन में, वुमेन एम्पावरमेंट में मददगार है। ओके, फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में मददगार है। तो ये सभी चीजें आपको समझनी होंगी। ओके, तो यही चीजें इसमें मेंशन की गई है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने क्या कहा है। ओके, कौन कौन से कंसर्न रेज किए हैं, तो ये सभी चीजें क्या है इसी के साथ समेट दी गई है, आप देख सकते हैं। ओके, और फिर आपका बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड भी दिया गया है। क्यों दिया गया है, 22 इंडिविजुअल्स को दिया गया है। रीजन ये है कि अच्छा इलेक्शन मैनेजमेंट हुआ है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट हुआ है, वोटर एजुकेशन बढ़ा है, इंक्लूसिविटी को प्रमोट किया गया है, उसके लिए। ओके, फिर आपका बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड भी दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र को। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। ओके, फिर इंक्लूसिविटी प्रमोट करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट मेजर्स लिए गए हैं। ओके, जैसे आपके जो भी इस पर्सन विथ स्पेशल एबिलिटी है उनके लिए आपका रैंप लगाया गया है, होम वोटिंग का व्यवस्था किया गया है। ओके, फिर वोटर एजुकेशन कैंपेन किया गया है ट्राइबल पीपल का पार्टिसिपेशन के लिए। तो ये सभी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। इससे भी आप क्वेश्चन होप कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं। ओके, फॉर वुमेन पार्टिसिपेशन, फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, वो सब आप समझ सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे किया गया है, तो ये सभी चीजें भी आप देख सकते हैं। कैसे सब साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लिया गया है टू टैकल डिसरप्शन एंड फेक नैरेटिव्स इन ड्यूरिंग इलेक्शन। ओके, फिर आपका ग्लोबल, हमारा जो डेमोक्रेसी है वो ग्लोब के लिए क्या है, एक इंस्पिरेशन है। ठीक है ना, कि कैसे हमारा डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है, लगभग 100 करोड़ वोटर है। ओके, तो ये सभी चीजें क्या है, अलग देशों के लिए, ग्लोब के अलग देशों के लिए एक रोल मॉडल के हिसाब से काम कर सकती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया शुड बी एन एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गाजा रिकंस्ट्रक्शन, पैलेस्टीनियन एनवॉय। तो पैलेस्टीनियन एनवॉय ने कहा है कि इंडिया क्या कर सकता है, अभी जो भी रिकंस्ट्रक्शन होने वाले हैं गाजा में, क्योंकि सीज फायर का जो डिस्कशन है वो चल रहा है, और इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी पैलेस्टाइन एरिया में जो भी डिस्ट्रक्शन हुए, ओके, सिविलियंस के जो भी घर टूटे हैं, ओके, उनका जो भी एजुकेशन सिस्टम में डिसरप्शन हुआ है, हेल्थ में डिसरप्शन हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए पैलेस्टीनियन एनवॉय ने इंडिया का सपोर्ट चाहा है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये भी टॉपिक क्या है, ये पूरा मुद्दा ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाजा रिकंस्ट्रक्शन में इंडिया कैसे मदद कर सकता है। ओके, पास्ट में हमने कैसे मदद किए थे। ओके, इंडिया कैसे सपोर्ट दिया है, हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन हम इसमें देख सकते हैं, फाइनेंशियल एड कितने दिए गए हैं। ओके, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमने कैसे प्रोवाइड किए हैं, मेडिसिन दिया गया है ड्यूरिंग आपका जो भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था अक्टूबर के 2023 में, तब से। ओके,
फिर प्राइवेट सेक्टर का रोल कैसा हो सकता है, तो पैलेस्टाइन वेलकम इंडियन प्राइवेट कंपनीज फॉर रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें क्या रहेगा, इन्वॉल्वमेंट रहेगा, रोल रहेगा फॉर रिकंस्ट्रक्शन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। या फिर आप अभी जैसे पैलेस्टाइन है, उसको हम तो मदद कर ही रहे हैं, लेकिन हम इसराइल को भी ऑफेंड नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, एक नॉन अलाइन जो अप्रोच हमारा रहा है सिंस इंडिपेंडेंस, उसको हमने यहाँ पर भी रखा है। और हम इसराइल के साथ भी पैरेलली क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। ओके, ओके, और उसी के साथ हम सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टाइन को भी। ओके, तो उसी के पैरेलली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी रख रहे हैं इसराइल के साथ, डिफेंस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, एग्रीकल्चर कोलैबोरेशंस में। ओके, तो ये चीजें आपको क्या है, एक बैलेंस वे में देखना होगा, और एग्जाम में भी उसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो उस हिसाब से ही आप इस चीजों को प्रिपेयर कीजिएगा। और सभी जो भी मटेरियल है वो इसमें मेंशन कर दिया गया है, एकदम बेस्ट क्वालिटी है ये, और आप इससे पूरा जो एग्जाम है उसको समेट सकते हैं। ओके, आप पूरा 365 डेज हमारे साथ पढ़ते रहिए, आपको पूरा 360 डिग्री हॉलिस्टिक कवरेज इसमें दिया जाएगा। ओके, मैं ये भी एश्योर करता हूं कि आपका फाउंडेशनल लर्निंग अगर अच्छा है, आप अगर आपके जो फाउंडेशनल लर्निंग का जो बेस है उसको इस चीज से एनहांस कर सकते हैं। फाउंडेशन अगर किसी का पूरा कंप्लीट हो गया, ये बस ये 365 डेज आप ये एनालिसिस का जो भी पीडीएफ है, इससे भी आप पूरा एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, ट्रस्ट कीजिए, ये बहुत ही अच्छा है। ओके, वे फॉरवर्ड में हम डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हमें रखना होगा, कोलैबोरेट करना होगा विथ मल्टीपल एजेंसीज, कि कैसे इफेक्टिव रिकंस्ट्रक्शन किया जाए पैलेस्टाइन में। ओके, जो भी गाजा रीजन है उधर। फिर जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसको लेवरेज करना है, और एक हमें क्या करना है, स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करके रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर ये जो टॉपिक है ये नैनो यूरिया के रिगार्डिंग आया है, कि कैसे नैनो यूरिया यूज करने के बाद हमारा जो पैडी है, ओके, और व्हीट है, उसके जो भी कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन का जो यील्ड होता है, प्रोडक्शन होता है, उसमें कैसे आपका रिडक्शन देखा गया है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं कि जो भी हमारा एनपीके जो आपका फर्टिलाइजर है, यूरिया फर्टिलाइजर, ओके, जो बहुत ही पॉपुलर है अमोंग दी फार्मर्स, तो उसका रिप्लेसमेंट के तौर पे नैनो यूरिया को लाया गया था। लेकिन अभी रिसेंट स्टडीज जो पंजाब यूनिवर्सिटी, मुझे जहां तक याद है पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था, हाँ ये मेंशन किया है इसमें, स्टडी कंडक्टेड बाय पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। तो उसमें देखा गया है कि जो पास्ट रिसर्च थी, ओके, उसका और अभी का जो रिसर्च का जो आउटकम है, दोनों जो या फिर जो रिजल्ट है वो डिफरेंट देखा जा रहा है। ओके, तो इसके क्या क्या कंसर्न्स रहेंगे, ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या हो जाता है, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका डिस्कशन देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं फिर रेलेवेंस टू फॉर यूपीएससी एंड एपीएससी पेपर। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर, फिर जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, ओके, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं इसका वे फॉरवर्ड क्या है, ये सभी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन की है। अभी जो भी हमने देखा कि आपका नैनो यूरिया में जो भी या फिर लिक्विड जो फर्टिलाइजर है, जो नैनो यूरिया है वो लिक्विड है। ओके, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, ओके, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, विथ साइंटिफिक रिसर्च। ओके, तो इन चीजों को हमें क्या करना होगा, प्रमोट करना होगा। फिर फार्मर्स एजुकेशन हमें प्रमोट करना होगा। ओके, डिफरेंट क्या पॉलिसीज हम ले सकते हैं, वो चीजें हमें देखनी होंगी। ओके, जो अगला टॉपिक है वो बात करता है रिगार्डिंग वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ओके, तो कैसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को जो भी हमारे ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल जो सेक्टर में जो चाइना बॉर्डर है उस रीजन में कैसे हम डेवलपमेंट इंश्योर कर रहे हैं, ओके, बॉर्डर कम्युनिटी के लिए, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये जो भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया था 2023 में। ओके, और ये फोकस करता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ 662 विलेज अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर, स्पेशली दोज नियर द चाइना बॉर्डर। तो चाइना बॉर्डर के आसपास जो भी हमारे विलेजेस है उसका जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको क्या करना है, इंश्योर करना है। ओके, तो की ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे इसमें फिर से बता दिए गए हैं, फिजिकल एंड डिजिटल कनेक्टिविटी देना है, रोड, पावर, बैंक, कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू लोकल इनिशिएटिव, इको टूरिज्म को डेवलप करना है। जो भी माइग्रेशन हो रहा है बॉर्डर रीजन से, क्योंकि बॉर्डर रीजन में क्या होता है, लोग वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल लेगिंग है उसके लिए वहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं, तो क्या करते हैं वो देश के अलग कोने में माइग्रेट करने लगते हैं। तो उसी को क्या करना है, हमें रोकना है।
ओके, और उस जगह पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको डेवलप करना है, जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जा सकती है उसको जनरेट करना जरूरी हो जाता है। ओके, तो टारगेटेड एरियाज आपको मैंने बताए ही है, अभी अभी ही बताया आपको कि चाइना बॉर्डर में जो भी एरियाज है, स्पेशली लद्दाख रीजन में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम और उत्तराखंड में, तो ये सभी चीजें आपको क्या है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पर्सपेक्टिव से देखनी जरूरी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स में इसमें कैसे कनेक्टिविटी लाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितने प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे किया जा रहा है। ओके, कौन कौन से इनोवेटिव सॉल्यूशंस लिए जा रहे हैं, बजट का जो भी एलोकेशन है उसको कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है वो आप समझ सकते हैं। तो ये जो भी पॉइंट्स दिए हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपके एग्जाम में आप एज इट इज लिख सकते हैं इसको, अगर इस लाइन पे क्वेश्चन पूछा गया तो। ओके, चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म है। तो इम्प्लीमेंट में क्या है, डिले देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। फिर जो वेदर कंडीशन है लद्दाख और अरुणाचल में वो थोड़ा हॉस्टाइल है। ओके, फिर सस्टेनेबिलिटी में प्रॉब्लम देखा जा रहा है कि हमको जो भी आज लद्दाख है, ओके, वो इकोलॉजिकली बहुत फ्रजाइल एरिया है, तो वहाँ के जो भी डेवलपमेंट किए जाएंगे उसको क्या है हमें इन्वायरमेंट का जो भी इम्पैक्ट है उसको एसेस करके ही करना होगा। ओके, तो इसमें ईआईए का कॉन्सेप्ट भी क्या है जुड़ जाता है। तो इकोलॉजिकल कंसर्न्स क्या है वो भी इसमें बताया गया है कि ये जो भी रीजन है इकोलॉजिकली क्या है सेंसिटिव जोन है, क्योंकि ये हिमालय रीजन में है। ओके, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा इससे अगर वहां पे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स या फिर ये सारी चीजें डेवलप की गई तो जो भी डेवलपमेंट है वो इंश्योर तो करना ही होगा, लेकिन इसमें आपका क्या है एक इकोलॉजिकल बैलेंस रख के ही हमें डेवलप करना होगा ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है उसको अचीव कर पाए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये सभी चीजें वे फॉरवर्ड में क्या है, स्ट्रेंथनिंग इम्प्लीमेंटेशन, ओके, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना जरूरी है। तो सभी चीजें क्या है रटाई है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ के समझ सकते हैं, एकदम सिंपल है। ओके, सिविल सर्विसेज जो एग्जाम है ना बहुत ही ईजी है अगर आप इसका पर्सपेक्टिव समझ सके कि किस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना है और कैसे हॉलिस्टिकली सभी चीजों को इंटीग्रेट करना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे इसमें यही चीजें जो सिलेबस रिलेटेड चीजें हैं ये मेंशन की गई है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो भी एक्जिया टीम है वो ज्यादातर फोकस कर रहा है कि जो भी सिलेबस है उसके साथ हम चीजों को आपको लिंक करके बताएं और कैसे पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, और फ्यूचर में कैसे प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो दिखाना हमारा मेन उद्देश्य है। ओके, तो इसे इसीलिए क्या है हमारा जो भी न्यूज़पेपर एनालिसिस है हम पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ के उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो आप खुद से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जितने भी टॉपिक है हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ते हैं। ओके, जो भी 10-12 न्यूज़पेपर है उसमें से, या फिर जो भी आपका पीआईबी हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, योजना हो गया, ओके, फिर आपका द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, तो ये सभी चीजों में से क्या किया जाता है इन टॉपिक का निचोड़ यहाँ पे रखा जाता है। तो आप अगर न्यूज़पेपर खुद से नहीं भी पढ़ते हैं और ये पूरा एनालिसिस जो 90 पेज का दिया जाता है इसको भी अगर देखते हैं तो ये मोर देन एनफ है आपके एग्जाम के लिए। ओके, और ये हम एक्जिया आईएएस एकेडमी आपको इंश्योर करते हैं। ओके, तो ट्रस्ट करके देखिए 365 डेज के लिए आपको पता चलेगा। ओके, तो हाउ टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अक्रॉस इंडिया। तो फिर से ये क्या है हेल्थ सेगमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं अक्रॉस इंडिया। ओके, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज भी क्या है एक आज के डेट में बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया के लिए, क्योंकि हमें इंश्योर करना है ये कि एवरी इंडिविजुअल को जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो एक्सेस हो, वो अफोर्डेबल हो, वो क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस हो। ओके, और इसमें क्या है अभी भी हमने पूरी सफलता प्राप्त नहीं की है, बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की है लेकिन अभी भी ये 100% नहीं है। और देश का अगर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, हमें अगर इकोनॉमिक आपका ग्रोथ पाना है, प्रोडक्टिविटी पाना है, तो हेल्थ सेक्टर को एजुकेशन के पैरेलली ही डेवलप करना होगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें की कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, तो क्या की कंपोनेंट है। ओके, तो इंटीग्रेटेड नेशनल हेल्थ सिस्टम हमें लेना होगा। जैसे पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया में क्या है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने होंगे। ओके,
फिर डिसेंट्रलाइज एंड अकाउंटेबल हेल्थ केयर गवर्नेंस चलाना होगा, फिर एविडेंस बेस्ड क्वालिटी हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस लेने होंगे, हेल्थ एंटाइटलमेंट लेजिस्लेशंस बनाने होंगे ताकि हम इक्विटेबल एक्सेस दे सके। फिर आपका जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, जैसे आधार बेस्ड हेल्थ आईडीज हो गए, मोबाइल हेल्थ ऐप है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स है। ओके, फिर पेशेंट का रिकॉर्ड हम डिजिटली कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे सीमलेस हम कम्युनिकेशन बना सकते हैं अक्रॉस हेल्थ केयर टायर्स। ओके, फिर कम्युनिटी हेल्थ डिलीवरी को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है, कैसे हम हेल्थ वर्कर को और डेवलप कर सकते हैं, उनका नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, रूरल अर्बन का जो डिवाइड है उनको कैसे मिटा सकते हैं। ओके, तो ये सभी चीजें हमें जाननी जरूरी होंगी। इसके उपरांत हम क्या कर सकते हैं, जो पब्लिक प्राइवेट जो इंटीग्रेशन है, कोलाबोरेशन है, उसको भी हमें इंश्योर करना जरूरी हो जाता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स को भी हमें क्या करना है, डेवलप करना है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, ह्यूमन रिसोर्स का जो भी क्वालिटी है उसको डेवलप करना है। तो ह्यूमन रिसोर्स में इसमें आपका डॉक्टर है, मिडवाइफ है, नर्सेस है, इन सभी का क्वालिटी एज वेल एज इनका नंबर भी हमें इंक्रीज करना है। चलिए आगे देखते हैं, हिस्टोरिकल इंसाइट्स वोर कमेटी रिपोर्ट। तो वोर कमेटी जो रिपोर्ट थी वो क्या सजेस्ट कर रही है, एडवोकेटेड अ 3 टायर हेल्थ केयर सिस्टम। तो हमारा जो भी हमें पता ही है कि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो कैसा है, 3 टायर है, जो 1946 में ही सुझाया गया था, उसी के हिसाब से रखा गया है। जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, सेकेंडरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, टर्चरी केयर इंस्टीट्यूशंस है। ओके, तो ये सभी आप देख सकते हैं। ओके, और इसमें हमें कैसे चेंजेस लाने हैं प्राइमरी हेल्थ में, सेकेंडरी और टर्चरी में, ठीक है ना। ओके, फिर हमें क्या करना है आपका इसमें, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज दोनों को ही क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसका ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर हमें क्या करेगा, जो भी डिजीज है वो प्रिवेंशन में हेल्प करेगा, और सेकेंडरी और टर्चरी क्या करेगा, हमें क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड करेगा। तो हम अगर हमारा जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है उसको अगर ज्यादा रोबस्ट बना दे तो ऐसा होगा ही नहीं कि हमारा जो बर्डन है वो क्या रहेगा, क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज में बहुत कम हो जाएगा। ओके, लोगों का डिजीज होने से पहले ही या फिर थोड़ा पता चलते ही उसका प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाएगा, उसमें दवा लग जाएगा, और क्या है, जो भी हमारे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसका बर्डन कम करके हमारे लोगों को हेल्दी बनाया जा सकेगा। जब लोग हेल्दी होंगे तो क्या करेंगे, वो इकोनॉमी में आपका इनपुट देंगे, अपना जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है वो रहेगा, और उससे क्या होगा, हमारा देश का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, सभी इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, तो ये चीज क्या है, आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो स्टेप टू इम्प्रूव हेल्थ केयर क्वालिटी, तो प्राइमरी में हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो को हमें इंक्रीज करना होगा। ओके, कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्कर का जो स्किल है उसको अप स्किल करना होगा। ओके, प्राइवेट पार्टनरशिप इंश्योर करने होंगे विथ पब्लिक सेक्टर। ओके, फिर डिसेंट्रलाइज करना होगा। तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तो पॉलिसी फॉरवर्ड में जो भी पॉलिसी हमने ऑलरेडी लिए हैं उसको और प्रायोरिटाइज करना होगा, जैसे आयुष्मान भारत योजना है। ओके, इन सभी चीजों को हमें आगे बढ़ाना होगा, जैसे इसके उपरांत हमें हमारा जो नेशनल हेल्थ मिशन है जिसमें रूरल कंपोनेंट, अर्बन कंपोनेंट है, उसको और स्ट्रेंथन करना होगा। ओके, फिर हमें प्रिवेंटिव केयर में ज्यादा फोकस करना होगा। तो प्रिवेंटिव केयर में फोकस करने का मतलब है कि आप जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज है या फिर जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है उसको और स्ट्रेंथन करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने होंगे। ओके, कम्युनिटी एंगेजमेंट को और रोबस्ट करना होगा। ओके, तो ये सभी चीजें कैसे इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल टी ग्रोअर्स फ्लैग दी एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ मैसिव इंपोर्ट। तो ये पूरा जो आर्टिकल है टी सेक्टर से रिलेटेड है, और कैसे जो हमारा टी का इंपोर्ट है फ्रॉम अफ्रीकन नेशंस एंड फ्रॉम अदर एशियन नेशन, उसके ऊपर ये आर्टिकल आया है। और ये जो भी इंपोर्ट है वो हमारे जो स्मॉल टी ग्रोअर्स है इंडिया के, और जो लगभग क्या करते हैं, हमारे देश के 50% टी को प्रोड्यूस करते हैं, उनके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है। और जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है स्मॉल टी ग्रोअर्स के ऊपर, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके भी सुझाव इसमें दिए गए हैं। तो इन फ्यूचर आप क्या है, ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो सारे चीजें इसमें आपको दिखा दी गई है।
कौन कौन से चैलेंजेस है, इंक्रीज टी इम्पोर्ट हो रहा है फ्रॉम केनिया, नेपाल, ओके, इम्पैक्ट क्या हो रहा है टी बोर्ड का जो भी डायरेक्टिव है उसको लेकर के, मार्केट में कैसे ओवर सप्लाई देखे गए हैं, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या क्या है, कैसे जो भी आपका कॉस्ट है, वो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, और इसके वजह से रूरल इकोनॉमी में कौन से इम्पैक्ट देखे जा रहे हैं, तो लाइवलीहुड में कैसा इम्पैक्ट है, स्मॉल टी ग्रोअर्स के ऊपर कैसा इम्पैक्ट है। ओके, तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं। और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आसाम में क्या इम्पैक्ट है वो भी आपको इससे देखना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें रिकमेंडेशंस दिए गए हैं कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है। रेगुलेशन करना होगा टी इंपोर्ट को, मार्केट रिफॉर्म्स लाने होंगे, सपोर्ट करना होगा स्मॉल टी ग्रोअर्स को, उनको सब्सिडी देना होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट देना होगा, मिनिमम प्राइस सपोर्ट देना होगा, वो सभी चीजें इसमें मेंशन की है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, डाइवर्सिफिकेशन एंड वैल्यू एडिशन करना होगा। जो हम सिर्फ एक ही ऑर्थोडॉक्स टी अगर ध्यान देंगे तो क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ क्या है, टी का डिमांड बढ़ रहा है। ओके, और डिफरेंट टी जैसे ऑर्गेनिक, ग्रीन टी, स्पेशलिटी टी, तो इसमें हमें ध्यान देना होगा। उसके उपरांत हमें रेडी टू ड्रिंक टी जैसे प्रोडक्ट डेवलप करना होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना होगा, पॉलिसी लेने होंगे उसके लिए। ओके, सस्टेनेबिलिटी मेजर्स लेना होगा, ठीक है ना। तो क्लाइमेट चेंज का जो भी इम्पैक्ट टी के ऊपर पड़ा है वो सभी हमें ठीक करने होंगे। ओके, तो इसमें बाकी ये कैसे रेलेवेंट है फ्रॉम डिफरेंट जीएस पेपर्स पर्सपेक्टिव वो इसमें मेंशन किया गया है। ओके, तो इसके बाद जो भी आर्टिकल्स है वो एपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, और इसके लिए हमारे जो आकांक्षा हजारिका सर है उन्होंने सुबह ही वीडियो अपलोड कर दिया है रीजनल लैंग्वेज में, तो वो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। तो इसी के साथ हम कल फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अलविदा।